जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, श्वसन देखे थे, वहाँ पर चैप्टर समाप्त हुआ था। आज से हम लोग को चैप्टर यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 3 पढ़ना है और ये चैप्टर 3 है आपका पदार्थों का परिवहन। तो जंतुओं में और जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें पदार्थों का परिवहन होता है और ये परिवहन जो है वो पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए होता है। हर वो एक आवश्यक और अनावश्यक पदार्थ उनको क्या करना पड़ता है, उनको उनके मूल स्रोत से। मूल स्रोत क्या होता है? वह स्थान होता है जहाँ पर किसी पदार्थ का निर्माण होता है या जहाँ से कोई पदार्थ क्या हो रहा है, स्रावित हो रहा है। तो उसके मूल स्रोत से, ठीक है, जहाँ से वो बन रहे हैं उनको वहाँ से शरीर के अलग अलग भागों में पहुँचाने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं परिवहन कहते हैं। और परिवहन जो होता है वो कई कारणों से होता है। पदार्थों के परिवहन द्वारा जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, आवश्यक पदार्थ होते हैं, उनको शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाया जाता है। और शरीर के अलग अलग भागों में मुक्त होने वाले जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको परिवहन के द्वारा निष्कासन में भी क्या होता है, सहायता होता है। तो इसलिए परिवहन हम लोग को पढ़ना जरूरी है। हम लोग इसमें यहाँ पर पढ़ेंगे पहले पौधों में परिवहन, उसके बाद पढ़ेंगे जंतुओं में परिवहन। तो सबसे पहले जानते हैं कि परिवहन होता क्या है। तो परिवहन क्या होता है, देखिए परिवहन का मतलब होता है कि जो पदार्थ जो अपने मूल स्रोत से, मूल स्रोत का मतलब होता है कहाँ से वो उत्पन्न हो रहे हैं, जहाँ से वो उत्पन्न होते हैं उसको उसका मूल स्रोत कहा जाता है। तो पदार्थों को उनके मूल स्रोत से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने की क्रिया परिवहन कहलाती है। कोई भी पदार्थ शरीर में कहीं भी उत्पन्न हो रहा है तो उसका वो मूल स्रोत होगा और वहाँ से उसको शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग कार्यों के लिए क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, पहुँचाया जाता है। और जब उनको शरीर के अलग अलग भागों में उनके मूल स्थान से पहुँचाया जा रहा है तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, परिवहन करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें जो पदार्थों का परिवहन होता है वो भी किसके द्वारा होता है, विसरण क्रिया द्वारा। जैसे हम लोग पाचन में पढ़े थे कि वहाँ पर भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो विसरण क्रिया द्वारा होता है। श्वसन में पढ़े गैसों का विनिमय जो होता है वो विसरण क्रिया द्वारा होता है। ठीक उसी प्रकार से एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनके अंदर पदार्थों का परिवहन भी किसके द्वारा होगा, विसरण क्रिया द्वारा होगा। तो नीचे लिखेंगे एक कोशिकीय जीवों में पदार्थों का परिवहन विसरण क्रिया द्वारा होता है। ये पॉइंट है, इसे नोट कर लेना है। तो इसके बाद देखना है पौधों में पदार्थों का परिवहन, ये हेडिंग है। तो हम लोग 9th क्लास में उत्तक पढ़े थे, ठीक है ना, पादप उत्तक, और वहाँ पर जटिल अस्थायी उत्तक में आपको बताए थे जाइलम एवं फ्लोएम। तो पौधा में जो पदार्थों का परिवहन होता है वो दो तरह के पदार्थों का परिवहन होता है। एक तो होता है जल एवं खनिज लवण और दूसरा होता है भोजन। और इन दोनों पदार्थों का जो परिवहन होता है पौधा में वो एक विशेष प्रकार के जटिल अस्थायी उत्तक के द्वारा होता है। और उस विशेष प्रकार के जटिल अस्थायी उत्तक को हम लोग क्या कहते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम। तो इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि पौधों में जो पदार्थों का परिवहन होता है, चाहे वो भोजन हो या जल हो, उनका परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम एवं फ्लोएम के द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पौधों में पदार्थों का परिवहन विशेष प्रकार के जटिल अस्थायी उत्तक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल अस्थायी उत्तक, जाइलम एवं फ्लोएम के द्वारा होता है। अब ये जाइलम और फ्लोएम क्या होता है वहाँ पर 9th क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़े थे। यहाँ पर सिर्फ इसका डेफिनेशन जानेंगे और ये कैसे काम करता है इसके बारे में जानेंगे। तो इसको आप पहले नोट करिए, उसके बाद जाइलम और फ्लोएम की ओर बढ़ते हैं।
देखिए जाइलम की बात करें, जाइलम जाइलम क्या होता है? यह मृत, जटिल, अस्थाई उत्तक है जो पौधों में जल एवं खनिज, लवण के परिवहन में सहायता करता है, तो इस पे दो टर्म है। एक है कि मृत होता है। मृत क्यों होता है? क्योंकि जाइलम का जो अंतःभित्ति होता है वो चारों ओर से लिग्निन के द्वारा घिरा होता है और लिग्निन के डिपॉजिट होने के कारण वो किसके जैसा व्यवहार करता है? मृत के जैसा व्यवहार करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो जल और खनिज लवण का परिवहन है वो जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम कैसा उत्तक होता है? तो मृत, जटिल, अस्थाई उत्तक होता है। जाइलम को बताया था कि जाइलम का जो निर्माण होता है वो 4 अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं के मिलने से होता है। पहला जो कोशिका होता है उसको बोलते हैं ट्रैकिड्स, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं वेसल्स। नेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं जाइलम फाइबर और नेक्स्ट जो होता है वो जाइलम मृदु उत्तक होता है। तो 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन उनमें से हम लोग यहाँ पर 2 का स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्या क्या होता है। तो जाइलम का निर्माण विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के द्वारा होता है। 4 प्रकार के होते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप लोग 9th क्लास के कॉपी में देख सकते हैं। यहाँ पर हम उसको बनाएंगे लिखवाएंगे नहीं। वो 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन होती हैं? उनमें से पहला जो होता है वो आपका है ट्रैकिड्स। इस प्रकार से टैपरिंग इंड वाला कोशिका होता है ट्रैकिड्स। और इसका जो भित्ति होता है वो कैसा होता है? लिग्निफाइड होता है। इस प्रकार से इसके अंतः भित्ति पर जो लिग्निन है वो क्या रहता है? जमा रहता है। और इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो इसका नाम क्या है? ट्रैकिड्स। ये ट्रैकिड्स है। इसको बोल सकते हैं लिग्निन युक्त कोशिका भित्ति। और ये छोटे छोटे छिद्र, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्स कहते हैं या छिद्र कह सकते हैं। दूसरा जो होता है वो वाहिकाएं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं वेसल्स। ये इस प्रकार से होता है वेसल्स। और इनका भी भित्ति जो होता है वो चारों ओर से क्या होता है? लिग्निन से घिरा हुआ होता है। इनमें भी छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेसल्स या नलिकाएं कर सकते हैं। इसका भी ये लिग्निन युक्त कोशिका भित्ति, ये पोर्स। तो ये इसको आप क्या करिए? नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लोएम। तो नेक्स्ट आता है वो है फ्लोएम। तो फ्लोएम जो होता है उसको ये जीवित होता है। यह जीवित, जटिल, अस्थाई उत्तक है जो पौधों में भोज्य पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। जो पौधा होते हैं उनमें भोजन का जो परिवहन होता है उसके परिवहन में सहायता कौन करेगा? फ्लोएम। और फ्लोएम जो होता है वो कैसा उत्तक होता है? तो ये जीवित, जटिल, अस्थाई उत्तक होता है। अब फ्लोएम में ये पदार्थों का जो परिवहन होता है वो किसके रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पौधों में लिख सकते हैं, पौधों में
भोज्य पदार्थों का परिवहन सुक्रोज जो होता है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेकेराइड होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। अब देखते हैं कि ये जो फ्लोएम होता है इसका निर्माण जो होता है वो वाहिकाएं और चालनी नलिका और सह कोशिकाओं के द्वारा होता है। जिसका डायग्राम हम लोग देखते हैं, डायग्राम आप लोगों को 9th में भी बनाए थे और यहाँ पर भी बना देते हैं डायग्राम। तो ये कुछ इस प्रकार से ये जो है ये सह कोशिका होता है। तो ये जो है एक फ्लोएम का डायग्राम है और ये इसका न्यूक्लियस केंद्रक। देखिए तो फ्लोएम में ये जो बनाए हैं इसको बोलते हैं हम लोग चालनी नलिका, सिव ट्यूब बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, कोशिका द्रव प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, लेकिन केंद्रक जो होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। जबकि इसका ठीक बगल में ये जो आपको टैपरिंग एंड वाला कोशिका बड़ा सा दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सह कोशिका या कंपेनियन सेल। और ये जो सह कोशिका होता है इसमें कोशिका द्रव प्रेजेंट होता है और केंद्रक भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये देखिए बड़ा एक चपटा केंद्रक पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो सह कोशिका है वो चालनी नलिका से एक छिद्र युक्त पट्टी नुमा संरचना से जुड़ा हुआ है और इसको बोलते हैं सिव प्लेट या कोश पट्टिका, चालनी पट्टिका या चालनी पट, इसको चालनी पट कहते हैं। जो सह कोशिका किससे जुड़ता है, चालनी नलिका से जुड़ता है और इसी के द्वारा पदार्थों का परिवहन होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि चालनी नलिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है, जबकि सह कोशिका जो इसमें एक बड़ा चपटा केंद्रक पाया जाता है और ये पदार्थों के जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसके परिवहन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो इसको भी क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। इसके बाद इसके अंतर देखते हैं, डिफरेंस। तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर बहुत लोगों को याद भी होता है। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर ये एग्जाम में आता है, 10th बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें आता है कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है उसमें अंतर लिखे तो 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ रहेगा जाइलम और दूसरा तरफ फ्लोएम और बारी बारी से देखते चलेंगे जाइलम और फ्लोएम। तो अभी होता है कि जाइलम जो होता है वो कैसा ऊतक होता है, मृत सम्मोहन ऊतक होता है, जबकि फ्लोएम जो है वो कैसा ऊतक होता है, जीवित सम्मोहन ऊतक होता है। इसमें पहला पॉइंट ये लिखेंगे, यह मृत संवहन ऊतक है। सम्मोहन ऊतक का मतलब होता है ऐसे ऊतक जो पदार्थों के क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। और फ्लोएम में लिखेंगे कि यह जीवित संवहन ऊतक है। फिर दूसरा अगर पॉइंट की बात करें तो अभी बताया कि जाइलम जो होता है वो किसका परिवहन करता है, जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम द्वारा किसका परिवहन होता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है। जिसमें देखते हैं यह जल एवं खनिज का परिवहन करता है। और अगर फ्लोएम की बात करें तो यह किसका परिवहन करेगा, यह भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। तीसरा जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जाइलम में परिवहन, जाइलम में जल का परिवहन एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय होता है। कैसे,
अगर मान लेते हैं ये प्लांट है, इसका ये लीफ है, तो यहाँ जड़ क्या करते हैं, जो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और जो जल होता है वो यहाँ तक पत्तियों तक पहुँचता है। वैसा नहीं है कि पत्तियाँ क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के या कोई भी कार्य होता है उसमें जल का उपयोग करते हैं, और जो जल बच जाता है वो ऐसा नहीं हुआ कि जल पुनः यहाँ से वापस नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ ये जल जो बच गया शेष पौधा में, वो जल जो है वो इधर से ही क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो जल का जो परिवहन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक, जड़ से लेकर के पत्तियों तक हो रहा है, सिर्फ एक दिशा में हो रहा है, जड़ से पत्तियों के तरफ। इसीलिए बोलते हैं कि जाइलम में जो जल का परिवहन होता है वो कैसा होता है, एक दिशीय होता है। लेकिन अगर हम लोग फ्लोएम में देखें तो फ्लोएम में भोजन का परिवहन हो रहा है, भोजन का परिवहन जो है वो कहाँ पर हो रहा है, पत्तियों में। निर्माण, भोजन का निर्माण जो होता है वो पत्तियों में होता है। पत्तियों में जो भोजन बनते हैं वो यहाँ से भोजन ऊपर की ओर भी जाता है, इधर भी जाता है, और पौधा के अलग अलग भागों में भी जा सकता है। तो भोजन का जो परिवहन हो रहा है वो कई दिशाओं में हो रहा है, द्विदिशीय कह सकते हैं इसको, या बहुदिशीय कह सकते हैं। लेकिन जल का परिवहन कितना दिशा में हो रहा है, एक दिशा में, कहाँ से कहाँ तक, जड़ से लेकर के पत्तियों तक। जबकि भोजन का जो परिवहन है वो पत्तियों से लेकर के पौधा के विभिन्न भागों में हो रहा है। इसमें लिख सकते हैं फ्लोएम में, इसको बनाना नहीं है। थर्ड पॉइंट, इसमें भोजन का परिवहन द्विदिशीय या बहुदिशीय होता है, द्विदिशीय होता है। अब अगर हम लोग बात करें चौथा पॉइंट, तो जाइलम का जो निर्माण है वो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं के मिलने से होता है, जबकि इसका निर्माण जो होता है, अभी देखिए, वो चालनी नलिकाएं और सहकोशिका के द्वारा होता है। इसका निर्माण वाहिकाएं एवं वाहिनिकाओं के द्वारा होता है। जबकि अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम का जो निर्माण होता है, फ्लोएम का निर्माण चालनी नलिका एवं सहकोशिका के द्वारा होता है। अब आखिरी पॉइंट की बात करें तो जाइलम जो होता है वो जड़ से लेकर के पत्तियों तक फैला हुआ होता है, और फ्लोएम की बात करें तो वो पत्तियों से निकल कर कहाँ तक, पौधा के अलग अलग भागों में फैला होता है। इसमें लिख सकते हैं जाइलम जड़ से पत्तियों तक फैला होता है, और जबकि फ्लोएम में देखें तो फ्लोएम पत्तियों से पौधा के विभिन्न भागों में फैला होता है। तो ये जो चीजें हैं वो डिफरेंस है जाइलम और फ्लोएम में। उत्तर, जाइलम मृत होता है जबकि फ्लोएम जीवित होता है। जाइलम जो है वो जल एवं खनिज का परिवहन करता है, फ्लोएम जो है वो भोज्य पदार्थों का परिवहन करेगा। जाइलम जो है इसमें जल का परिवहन एक दिशा में होता है, जड़ से लेकर के पत्तियों तक, जबकि फ्लोएम में जो है वो भोजन का परिवहन कई दिशाओं में होता है और पत्तियों से लेकर के अलग अलग भागों में। इसका निर्माण जो होता है वो वाहिकाएं एवं वाहिनिकाओं के द्वारा होता है, जबकि फ्लोएम का निर्माण जो है वो चालनी नलिका एवं सहकोशिका के द्वारा होता है। जाइलम जड़ से पत्तियों तक फैला होता है, जबकि फ्लोएम जो है वो पत्तियों से पौधा के अलग अलग भागों में क्या होता है, फैला होता है। तो इसको भी क्या करिए, नोट करिए। इसके बाद दो इम्पोर्टेंट टर्म और लिखते हैं। अब दो टर्म और है, जैसे पौधा में भोजन का, पत्तियों में भोजन बन रहे हैं और पत्तियों से भोजन जो होते हैं वो पौधा के एक भाग से दूसरे भाग में, तना में, जड़ में, शाखाओं में या अलग अलग जो भाग होते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। तो भोजन जो हो उसका
एक भाग से पौधा के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचने की जो क्रिया होती है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग, ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण। तो स्थानांतरण जो होता है, ट्रांसलोकेशन जो होता है, वो भोज्य पदार्थों के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये क्या होता है कि भोजन को पौधा के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचने की क्रिया या स्थानांतरित होने की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण कहेंगे। तो नेक्स्ट रीडिंग डालना है आपको, स्थानांतरण। स्थानांतरण इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो लिख सकते हैं भोज्य पदार्थों को पौधा के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचने की क्रिया स्थानांतरण कहलाती है, ट्रांसलोकेशन कहलाती है। इसके बाद दूसरा शब्द है वो है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, अभी बताया कि पत्तियां में पौधों में जितना भी जल अवशोषित होता है उसमें जो शेष बचा हुआ जल है वो क्या होता है, पत्तियों में मौजूद जो रंध्र होते हैं उसी रंध्र से वाष्प के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो शेष बचे हुए जल को रंध्र के द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकलने की जो क्रिया है उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में क्या होता है, जल की हानि होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ पत्तियों से होगा, तना से भी होता है, लेकिन अधिकांशतः जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो पत्तियों से होती है। आप लोग देखे होंगे कि पत्तियों में नीचे पानी का बूंद इस प्रकार से क्या होता है, लगा हुआ होता है। तो ये पानी के बूंद कहाँ से आते हैं, तो यही रंध्र से क्या होते हैं, वाष्प के रूप में धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। और रंध्र के द्वारा पानी जो होता है उसको वाष्प के रूप में बाहर निकलने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा जल को वाष्प के रूप में बाहर निकलने या मुक्त होने निकलने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब ये वाष्पोत्सर्जन क्यों होता है, तो अधिकांश जब गर्मी पड़ता है तो उस गर्मी से बचने के लिए, जैसे हम लोग में कैसे पसीना चलता है, ठीक उसी प्रकार से जो पौधे होते हैं उस गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, उनमें से जल की हानि होती है। तो पौधे जो है वो जल के हानि को रोकते हैं। लेकिन ये जल के हानि को रोकने के लिए हम लोग आगे क्लास में पढ़ना है। तो ये जल का जो हानि होता है वो कौन सी क्रिया द्वारा हो रहा है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है वाष्पोत्सर्जन, इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग को देखना है पौधों में जल का अवशोषण एवं परिवहन के क्रिया विधि। हेडिंग डालेंगे पौधों में जल का अवशोषण एवं परिवहन की क्रिया विधि। पौधों में जल का अवशोषण एवं परिवहन क्रिया विधि, पहले इसको नोट करिए, इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए। तो पौधों में जल का परिवहन अवशोषण, सबसे पहले अवशोषण होगा और अवशोषण करने में कौन सहायता करता है, जड़ जो है वो अवशोषित करके किसको देता है, अपनी कोशिकाओं को देता है, एपिडर्मिस को देता है, कॉर्टेक्स को देता है, इंडोडर्मिस को देता है, और वहां से वो जाइलम में पहुंचता है। और जाइलम जो होता है उस जल को कहाँ पर पहुंचाता है, पत्तियों में जाता है। लेकिन ये जो क्रियाविधि है वो जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसके लिए अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।